नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चर्चा करने के लिए दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की। क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने वाली है? क्या उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? आने वाले दिनों में क्या वहां पर मध्यावधि चुनाव होंगे या कोई नया कॉम्बिनेशन बनेगा, कोई नई सरकार कोई नया स्वरूप लेगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने जो इतनी मेहनत से एक इमारत खड़ी करी जिसका नाम है शिवसेना, वो इमारत ढहने वाली है? क्या उद्धव ठाकरे या उनके पुत्र शिवसेना की विरासत को, बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे ले जा पाएंगे या यह अध्याय इन्हीं के साथ यहां पर खत्म हो जाएगा? इन्हीं सभी बातों पर अभी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे पुरजोर अपील करना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंच जाए। तो बात शुरू करते हैं महाराष्ट्र की। लेकिन महाराष्ट्र की बातचीत करें, उसमें आती है राजनीति। और राजनीति जो है ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ये अर्थमेटिक का खेल नहीं है, ये केमिस्ट्री का खेल है। यानी यहां पर राजनीति में अर्थमेटिक नहीं चलता, गणित नहीं चलता, यहां केमिस्ट्री चलती है। इसका एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं, जबकि कुछ बेमेल युतियां हुई, कुछ ऐसे राजनीतिक दलों ने साथ में मिलकर सरकारें बनाई कि उन्होंने नंबर गेम को तो अचीव कर लिया, सरकार बना ली, लेकिन चूंकि केमिस्ट्री नहीं मिलती थी, जो एक आइडियोलॉजी है वो उन दलों की इतनी भिन्न थी कि वो स्वाभाविक रूप से वो सरकारें अर्थमेटिक को पूरा करने के बावजूद भी, उसकी शर्तें पूरी करने के बावजूद भी वो सरकारें गिर गई। पूर्व में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, भाजपा भी इन उदाहरणों से अछूती नहीं रही। आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, पीडीपी के साथ भाजपा ने सरकार बनाई, एक बेमेल गठबंधन था लेकिन अर्थमेटिक था, थोड़े दिन चला, उसके बाद केमिस्ट्री नहीं मिली तो सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। ऐसे ही बिहार में नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ गठबंधन करके और कांग्रेस को साथ लेके महागठबंधन बनाया, सरकार तो बना ली, लेकिन वहां पर भी केमिस्ट्री नहीं बन पाई, वो सरकार नहीं चल पाई। ऐसे ही आपको अनेकों उदाहरण भारतीय राजनीति में मिल जाएंगे। कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति आज की तारीख में महाराष्ट्र में है, जहां पर की शिवसेना, जिसका चाल और चरित्र, जिसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल एकदम अलग थी कांग्रेस से और एनसीपी के साथ, कांग्रेस से तो पूरी तरह से अलग थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अर्थमेटिक बिठाया और ये सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा पूरी हुई, वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बार बार ये खबरें मीडिया के अंदर आती रही कि ये सरकार जाने वाली है, ये सरकार गिरने वाली है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में टूट पड़ गई है। लेकिन चूंकि ये गठबंधन एक दूसरे के साथ एक दूसरे के हितों की इतनी पूर्ति करता था, सारा मामला ऐसा था कि मलाईदार मंत्रालयों की बात हो या सत्ता पर काबिज रहने की बात हो या सत्ता के नजदीक रहने की बात हो, तो इन सभी शर्तों को तभी पूरा किया जा सकता था जब सरकार रहे। अब सरकार रहने के लिए तीनों अलग अलग दिशाओं में चलने वाली पार्टियों ने एक युति बनाई और सरकार बना ली। अब शिवसेना के साथ दिक्कत यह है कि ये जो उसने कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया है वो उसके गले की फांस बनता जा रहा है। गले की फांस इसलिए बनता जा रहा है कि शिवसेना, जिसका निर्माण ही बाला साहब ठाकरे ने उसकी जो बुनियाद रखी थी, उसकी जो नींव रखी थी, वो हिंदुत्व के ऊपर थी। भले ही उसमें पहले मराठावाद का मुलम्मा चढ़ा रहा, लेकिन जब बाबरी विध्वंस हुआ
और उसके बाद जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने उस एक्शन को ऑन किया और उसको अपने ऊपर लिया कि हाँ मुझे गर्व है इस बात को, तो उसके बाद वो एक प्रखर हिंदूवादी नेता के रूप में पूरे देश में जो उभरे, तो वो वाला जो एक आइडियोलॉजी थी, जो एक फेस था शिवसेना का, तो वो कांग्रेस से गठबंधन के बाद शिवसेना लगातार मजबूर, सत्ता में रहने की मजबूरी के नाते उसको वो फेस खोना पड़ रहा है, उसकी जमीन लगातार खिसक रही है। और आप देखिए सभी पार्टियां शिवसेना में ही सेंध लगा रही हैं। यहां पर भले वो भाजपा हो और भले ही कांग्रेस या एनसीपी हो, कांग्रेस और एनसीपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सारा नुकसान, भले ही आज की डेट में भी चुनाव हो जाए, तो सबसे बड़ी नुकसान में रहने वाली पार्टी होगी शिवसेना, क्योंकि वो उसने अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को खो दिया है, जिस चीज के लिए शिवसेना पहचानी जाती थी। और सेंधमारी यूं हो रही है कि शिवसेना के कितने ही ऐसे नेता जो कि लगातार कोई कांग्रेस में जा रहा है, अभी जैसे नाना पटोले ने अभी लेटेस्ट एक अशोक शिंदे को कांग्रेस के अंदर लाए, इससे पहले एनसीपी में कुछ शिवसेना के नेता आए, भाजपा में आए, और भाजपा में तो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट एक्सपेंशन किया और उसमें महाराष्ट्र के जितने भी उन्होंने मंत्री बनाए, तो उसके लिए शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत ने तो यहां तक कहा कि ही इज टेकिंग ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम शिवसेना। उसको शिवसेना का प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहिए कि वो जितना भी मानव संसाधन है या जितने भी लोग अपने मंत्रालय के लिए ले जा रहे हैं महाराष्ट्र से, वो शिवसेना या एनसीपी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप इस सारे प्रकरण के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि शिवसेना जिस तरह से लगातार अपनी जमीन खोती जा रही है, तो उसका असर सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पकड़ और सरकार के ऊपर शिवसेना की जो पकड़ है वो लगातार कमजोर होती जा रही है। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि सरकार गिर जाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि स्पॉट फिक्स्ड है और शिवसेना की सरकार या उद्धव ठाकरे की सरकार अब जाने वाली है? उसके लिए हमें कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर हम लोग एक एक करके अगर नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जो कुछ वहां पर कुछ बैठकों का दौर जारी है और कुछ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं, वो इस ओर साफ इशारा करती हैं कि बस संसद का सत्र जो है उसके समापन होने का इंतजार था, और संसद का सत्र 2 दिन पहले ही समापन हो गया। 13 तारीख तक चलना था, फिर 14-15 तो चलिए राष्ट्रीय उत्सव है, उसमें सब लोग लगे होंगे। उसके बाद लग रहा था कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी और जो भी इसकी परिणति सरकार की होनी है वो 15 से 30 तारीख के बीच में कहीं ना कहीं हो जाएगी। सब आप देखिए, अगर हम प्रकरण लेते हैं अनिल देशमुख का, अनिल देशमुख को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, खास तौर से सोशल मीडिया पे जितने यूट्यूब चैनल्स हैं या बाकी सब सोशल मीडिया पर लिखने वाले या बोलने वाले हैं, वो कह रहे हैं जी अनिल देशमुख फरार हो गए, अनिल देशमुख गायब हो गए, अनिल देशमुख नजर नहीं आ रहे, वो भाग गए, भगोड़े हो गए। लेकिन आप नजर डालेंगे तो अनिल देशमुख भगोड़े कहां से हुए? अनिल देशमुख ने इस बीच में ईडी के 4 नोटिस जो उनको मिले, उन्होंने उनको नजरअंदाज किया। वो ईडी से मिलने नहीं गए, उन्होंने अदालत में राहत लेनी चाहिए, अदालत ने उनको राहत नहीं दी। लेकिन क्या फिर भी ईडी ने उनको गिरफ्तार किया? नहीं किया। अनिल देशमुख कहीं गायब नहीं है, जानकारी है, सरकार को जानकारी है, केंद्र सरकार को जानकारी है वो कहां है। तो क्या ईडी को जानकारी नहीं है कि वो कहां है? लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आपको ये सोचना पड़ेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जी, वो कृष्ण कुंज जाते हैं, जो राज ठाकरे का निवास स्थान है, वहां पर जाकर उनसे बैठक करते हैं, बात करते हैं। बाहर आकर मीडिया को यही बताया जाता है, भाई नासिक में मुलाकात हुई थी किसी समारोह में, तो उन्होंने चाय के लिए बुलाया था, मैं तो इसलिए चाय पीने आया था। लेकिन साहब ये चाय पर जो चर्चा होती है, ये चाय पर चर्चा सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा होती है।
अब उसमें शिवसेना की रिप्लेसमेंट भाजपा ढूंढ रही है पूरे महाराष्ट्र में। हालांकि आज भाजपा वहां के राजनीतिक परिदृश्य में इतनी मजबूत है कि वो अकेले अपने दम पर भी आज चुनाव हो जाएं तो दृष्टिकोण का ये मानना है कि वो सरकार लाने में, बनाने में और इतने विधायक जीतने में सक्षम है। पर उसके बावजूद भी वो जाते हैं, राज ठाकरे से मिलकर आते हैं। ये भी घटनाक्रम हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन फिर वो वहीं पर ही नहीं रुकते, वो दिल्ली आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से BL संतोष जी, जो उनके भाजपा के संगठन महामंत्री हैं, उनसे, जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे, सबसे मुलाकात करके जाते हैं। कहा यह जाता है कि भाई जो भी हुआ है मैं तो उसकी रिपोर्ट देने आया हूं। ठीक है, आप रिपोर्ट देने आए, लेकिन स्पेशली जो चीज फोन पर दी जा सकती थी उसको यहां पर देने आने का मतलब यह है कि वो रिपोर्ट देने के साथ साथ किसी खास रणनीति पर भी चर्चा हुई। आप देवेंद्र फडणवीस को लीजिए, भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी लगातार दिल्ली मुंबई, नागपुर मुंबई के बीच में चक्कर लगा रहे हैं और बैठकों का दौर जारी है, जिसमें वो नड्डा जी के साथ भी चर्चा करते हैं, अमित शाह जी के साथ भी चर्चा करते हैं और संगठन महामंत्री BL संतोष जी के साथ भी चर्चा करते हैं। साथ ही अभी जो नारायण राणे को जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया, तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहीं पर साफ इशारा कर दिया था कि उन्होंने एक प्लेइंग फील्ड, ओपन प्लेइंग फील्ड देवेंद्र फडणवीस के लिए तैयार कर दिए कि जाओ भाई आप अपना काम जारी रखो। इसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस आप देखेंगे, ये नहीं कि कोई अभी पिछले कुछ महीनों से लगातार, जब से नई सरकार आई, वो पूरे प्रदेश के जिले से जिले, गांव से गांव, बस्ती से बस्ती, सभी जगह पर जाकर वो लोगों से मिल रहे हैं, उनकी दुख तकलीफ जान रहे हैं, उनकी जरूरतें जान रहे हैं और उसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ता है, जिस स्तर पर भी जो वो कर सकते हैं उसको वो कर रहे हैं। आप शरद पवार जी को ले लीजिए। शरद पवार लगातार, उनकी बैठकों का दौर जारी है। कभी वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, कभी अमित शाह जी से मिलते हैं, कभी उनकी भाजपा के और बड़े नेताओं के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग, जिनकी चर्चा लगातार, वो अहमदाबाद में उनकी अमित शाह की मीटिंग से लेकर लेटेस्ट जो अभी उनकी अमित शाह और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई, उसके ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो वो पूरी की पूरी एक आपको कहीं ना कहीं खिचड़ी पकती हुई नजर आएगी कि भाई कुछ ना कुछ समथिंग इज कुकिंग अप देयर। अगर आप कांग्रेस के ऊपर नजर डालेंगे तो कांग्रेस के नाना पटोले तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आने वाले 2022 में जो BMC के चुनाव होंगे, मुंबई की कॉरपोरेशन के, वो चुनाव या कोई भी और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चुनाव कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। ये एक पार्टी के नाते, राजनीतिक पार्टी के नाते एक राजनीतिक घोषणा भी हो सकती है, लेकिन इस घोषणा से आगे बढ़कर जिस तरह से उन्होंने लगातार, और उनके विधायकों ने लगातार एक के बाद एक राज्य सरकार के साथ अपनी मत भिन्नता और अपनी नाराजगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाहिर की है, वो भी कहीं ना कहीं इशारा करता है। लेकिन शिवसेना, कांग्रेस या राज ठाकरे का किसी भी तरह का एक्शन या रिएक्शन वो एक इशारा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये सरकार गिरती है तो दो ऑप्शंस यहां पर सामने आते हैं। क्या यहां पर कुछ समय राष्ट्रपति का शासन लगने के बाद दोबारा से मध्यावधि चुनाव होंगे, तो क्या भाजपा किसी के साथ अपना पैक्ट करेगी, या फिर एक दूसरी संभावना एक और हो सकती है जिसकी मुझे चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, शरद पवार, इनकी एक युति बने और ये दोनों मिलकर आने वाले जो 2 या 2.5 साल इस सरकार के बाकी रह गए हैं, वो कार्यकाल ये वाली सरकार पूरा करे। क्योंकि आप देखिए, आज शरद पवार राजनीतिक रूप से जिस जगह पर खड़े हैं या जिस स्थान पर खड़े हैं, उस स्थान पर उनकी सबसे बड़ी जो इच्छा होगी या जो उनकी डिजायर होगी वो ये होगी कि वो समय रहते अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी सुप्रिया
और अपने भतीजे अजीत पवार को जहां जहां उनके हिसाब से उन्होंने सेट करना है उसको वो सेट कर दें। सुप्रिया सुले ये तय है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में, लोकल राजनीति में, या जो विधानसभा की जिस तरह की एक संरचना होती है विधानसभा चुनावों में, जिस तरह की एक भागदौड़ और एक राजनीति का एक अलग ही स्वरूप होता है, उस राजनीति के लिए सुप्रिया सुले सर्वथा अनफिट है। लेकिन अब बेटी तो बेटी है साहब, और ऐसा नहीं है कि वो अपना जो सत्ता की जो उनकी विरासत है, जो उनकी राजनीतिक विरासत है, वो केवल और केवल मात्र अजीत पवार को सौंप कर चले जाना चाहेंगे। शायद कहीं ना कहीं शरद पवार के मन में भी ये है कि वो सुप्रिया सुले को केंद्रीय राजनीति में अगर कहीं भाजपा में फिट करके उनको मंत्री बनवा दें और अजीत पवार यहां प्रदेश की राजनीति में भाजपा के साथ फिट हो जाएं, तो उनकी आने वाली जो जनरेशन है, उनकी जो एनसीपी है, वो आगे बढ़ता वो देख पाएंगे। तो ये सब जो बातें हैं, ये बातें इस बात की ओर इंगित करती हैं कि कहीं ना कहीं एनसीपी और बीजेपी के अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। अब ये जो देर लग रही है, उस देरी के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो संसद का सत्र चल रहा था जो कि अब खत्म हो गया। दूसरा, कुछ खास मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपसी पहले सहमति बनेगी। उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा अनिल देशमुख का रहेगा, जिनके ऊपर की ईडी की गाज गिर रही है, लेकिन अभी ईडी उनको गिरफ्तार नहीं कर रही, बावजूद इसके कि ईडी इस स्थिति में है कि वो उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो अनिल देशमुख का क्या होगा, सचिन वाजे का क्या होगा, परमवीर का क्या होगा, इसके ऊपर एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बनेगा। एक एजेंडा इस बात के ऊपर बनेगा कि वो सारे फ्रंट जिनके ऊपर ये महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से विफल रही है, चाहे वो कोरोना महामारी के दौरान उसको कंट्रोल करने को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का रहा हो, जिसमें महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से विफल रही, चाहे वो पाल घर में संतों की हत्या का मामला हो जो कि पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला या आत्महत्या, आप उसको कुछ भी नाम दीजिए, उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत का मामला हो, उसको भी जिस तरह से अभी ठंडे बस्ते में राज्य सरकार के प्रयास हैं कि उसको डाल दिया जाए, उसका क्या होगा। एक बहुत बड़ी चर्चा है जो एसएसआर के टाइम पर बहुत चर्चा में आए, बेबी पेंगुइन। ये बेबी पेंगुइन कौन है, उनका क्या होगा, उनका क्या भविष्य होगा, इसके ऊपर भी एक मिनिमम प्रोग्राम बनना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जिस तरह से कंगना रनौत के साथ इन्होंने किया, जिस तरह से मीडिया के हैंडलिंग के नाते अर्नब गोस्वामी के साथ बहुत कुछ हुआ, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना ने और इस सरकार ने जबरदस्त तरीके से मुस्लिम परस्ती दिखाई, उसकी रिपेयर के लिए या उसको एक बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए क्या होगा। तो ऐसा एक नहीं, कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर लगातार मंथन जारी है, चिंतन जारी है कि अगर इस सरकार से एनसीपी अपना समर्थन वापस लेती है, ये सरकार गिरती है, फिर अगर ऐसी कोई युति बनती है जहां भाजपा और एनसीपी की सरकार बने, तो मिनिमम एजेंडा क्या होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, इसकी चर्चा परिचर्चा बहुत जोरों से क्लोज डोर मीटिंग्स में चल रही है। आने वाले समय में हम देखेंगे, ये सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिलती हैं वो तो है ही, ये एक राजनीतिक आकलन भी है दृष्टिकोण का, जो कि जिसका कि ये मानना है कि जो भी वहां पर इस समय हालात नजर आ रहे हैं, उन हालातों में महाराष्ट्र की सरकार बहुत ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगी, इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर आपको भी लगता है कि हमने जो आकलन किया है आप उससे सहमत हैं, या अगर आप असहमत भी हैं, तो कृपया कमेंट करके हम तक अपनी राय जरूर पहुंचाइए, ताकि हम उसका भी एनालिसिस करके अपने आने वाले कार्यक्रमों में उसी के अनुसार एक नई चीज लेकर आपके सामने आ सके। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।